पहले वीडियो के अंदर हमने इसके भाव को जाना, इसको समझा और पहले प्रश्न का उत्तर भी दिया कि जब हम किसी गद्यांश का शीर्षक दें तो हमें कौन कौन सी विशेष बातें ध्यान रखनी चाहिए। अब हम आगे चलते हैं, लेकिन आगे चलने से पहले एक बात ध्यान दें कि जैसे ही हम पहले प्रश्न का उत्तर लिखने के बाद दूसरे प्रश्न का उत्तर लिखने लगे तो सबसे पहले तो हमें एक लाइन का गैप करना चाहिए ताकि हमारे प्रश्न बिल्कुल स्पष्ट, वो जो उत्तर हो बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे एग्जामिनर को कि देखिए हमने पहला यहाँ पे दिया, दूसरा यहाँ पे दिया, तीसरा यहाँ पे दिया, चौथा यहाँ पे दिया। तो एक लाइन का गैप कर देना चाहिए। इकट्ठा कर देने से चेक करने वाले को दिक्कत आती है। ठीक है, इसके अलावा अगर संभव हो सके तो हमें लगातार जिस सीरीज में हमारे प्रश्न दिए हुए हैं उसी सीरीज में ही हमें उत्तर देने चाहिए। इससे क्या होता है कि जो चेक करने वाला होता है उसको दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता और अच्छे से अपने नंबर डालने चाहिए। क्योंकि अगर ये काम हम करने नहीं आते तो इससे क्या होता है, जो जांच कर रहा है हमारे उत्तरों को वो चिढ़ जाता है। वो सोचता है यार कैसा बच्चा है, किसने आगे पीछे कर दिए वो भी कोई दिक्कत नहीं, पर नंबर ढंग से डालें। हो सकता है कोई प्रश्न हमें उसी समय न आ रहा हो तो बाद में करते हैं, लेकिन जहां तक हो सके यथासंभव आप क्या करें, मतलब उचित स्थान, मतलब जो ये हमारा सीरियल है, जो क्रम है, इसी के अनुसार उत्तर दे तो वो सबसे अच्छी बात होती है। तो बच्चों, दूसरे प्रश्न पर आने से पहले इन दो बातों का विशेष तौर पर ध्यान रखें। अब हम आगे चलते हैं। देखिए दूसरे प्रश्न को। दूसरा प्रश्न है, मानव जीवन में सद्ग्रंथों का विशेष योगदान क्या है? कि मानव जीवन में सद्ग्रंथ क्या योगदान अपना, मतलब क्या भूमिका निभाते हैं? ये प्रश्न, मतलब प्रश्न को भी समझना बहुत अनिवार्य है। जब तक प्रश्न ही अच्छे से समझ में नहीं आया तो उत्तर क्या देंगे हम? तो प्रश्न को बहुत ध्यान से समझे कि पूछा ही क्या गया है कि मानव जीवन में सद्ग्रंथों का विशेष योगदान क्या है, कि क्या भूमिका निभाते हैं वो मानव जीवन के अंदर। तो देखो हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले जब हमने यहाँ पे पढ़ा था तो जो हमारे उत्तर थे उनको सबसे पहले अगर हम उसके नीचे लाइन लगा लें तो बहुत अच्छा होता है। जैसे यहां पर हमारी जब बातें चल रही थी तो हमने दो तीन बातें देखी थी कि यहां पर लिखा हुआ था कि उत्तम ग्रंथ पुस्तकालय की शोभा मात्र है नहीं, मानवीय गुणों का विकास में, मतलब सबसे पहले तो मानव गुणों का विकास करते हैं। देखिए यहाँ पे अंडरलाइन कर लीजिए। फर्स्ट तो ये हो गया, यहां से लेकर के यहां तक मानवीय गुणों के विकास में। ठीक है, सबसे पहले इसको अंडरलाइन कर लें। उसके बाद आगे, वह आपकी ज्ञान वृद्धि करेगी, मतलब हमारी ज्ञान में वृद्धि करेगी और आपकी चिर पिपाशा शांत कर देगी। दूसरी बात ये हो गई हमारे सामने जो ये चल रही है। मैं भी इसको अंडरलाइन कर देता हूं। ये देखिए, ये दूसरा पॉइंट हो गया। पहला ये था। आगे चलते हैं। जीवन के उच्च आदर्शों की स्थापना, ये भी तो क्या है, मानवीय जीवन के में योगदान ही तो है कि वो हमारे अंदर उच्च आदर्शों की स्थापना करते हैं। तो मतलब इस तरह से हमारे पास दो तीन पॉइंट हो गए और हमने ऊपर अंडरलाइन कर लिए तो अब साफ दिख रहे हैं। अब हमें क्या करना है, क्या हम इन तीनों की तीनों लाइनों के नीचे साफ ले जाकर के लिख दें? जैसे मानवीय जीवन में सद्ग्रंथों का विशेष योगदान होता है क्योंकि वे मानवीय गुणों का विकास करते हैं। आगे, वे हमारे ज्ञान वृद्धि करके हमारी चिर पिपाशा को शांत करते हैं और जीवन के उच्च आदर्शों की स्थापना करते हैं। ये एक बहुत अच्छा उत्तर होगा, लेकिन हमें प्रयास करना चाहिए कि हम इन्हीं चीजों को अपने शब्दों में लिखें। मतलब शब्द तो यही हो, भाव तो यही निकले, अपनी तरफ से कोई नया न डालें। पर इसी को क्या करें, हम अपने शब्दों में अगर लिखेंगे, सेम टू सेम लाइन कभी नहीं उतारनी चाहिए। फिर तो अंतर ही क्या रह गया इसके अंदर, जो हमने उत्तर दिया उसके अंदर। तो हमें क्या करना चाहिए कि इन प्रश्नों के उत्तर जो है अपनी भाषा में, अपने शब्दों में, आसान शब्दों में उसका उत्तर देना चाहिए। तो ये बात सबसे महत्वपूर्ण होती है। कई बच्चे क्या करते हैं कि यहाँ पर देख करके सीधा ऊपर देखते हैं कि ये लाइनें कहाँ पे मिल रही हैं, यहाँ पे मिल रही हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरी लाइन को उत्तर के अंदर उतार देते हैं। ध्यान दे बच्चों, कोई भी एग्जामिनर जो होता है, जो चेक करने जांच करता होता है, वो कोई भी ऐसी चीज में आपको नंबर देने वाला नहीं है जब तक आपको उन भावों को आप अपने शब्दों में ही नहीं लिख देते। तो कुल मिलाकर मैं यही कहना चाह रहा हूं कि सीधे इन्हीं शब्दों का प्रयोग करने की बजाय आप उनको आसान शब्दों में, जैसे हम लिख सकते हैं कि ये हमारे अंदर मानवीय गुणों का विकास करते हैं। मानवीय गुण बता सकते हैं हम एक दो, कि हमारे अंदर मानवता जैसी चीजें, हमारे अंदर सहयोग जैसी चीजें वो डालते हैं। वह आपकी ज्ञान वृद्धि करेगी, कि हमारे ज्ञान को भी बढ़ावा देते हैं। देखो वृद्धि सेम लिखेंगे तो बात वही नहीं होगी। ज्ञान का बढ़ावा करती हैं और हम जो जानने का प्रयास करते हैं उस
प्रयास में ये काफी सहायक सिद्ध होती हैं। ये चीज, इस लाइन का अर्थ यही है। जीवन के उच्च आदर्शों की स्थापना करती हैं कि जीवन में कि जो हमें अच्छे अच्छे सिद्धांत हैं, अच्छे अच्छे नियम हैं, वो भी हमें ये सिखाती हैं। तो इस तरह से कुछ अपने शब्दों में बना करके हम इनका उत्तर दे सकते हैं। तो बच्चों, ये बात भी हमें ध्यान देनी चाहिए। अब हम अपने तीसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। किस प्रकार की पुस्तकें त्याज्य हैं व क्यों? इसने पूछा कि किस प्रकार की पुस्तकें छोड़ देने के लायक हैं। जब तक आपको त्याज्य का ही अर्थ नहीं पता, तो कोई बच्चा इसका कुछ भी अर्थ निकाल सकता है। तो त्याज्य होता है त्याग देने योग्य। और क्यों, इस बात को ध्यान से देखिए कि प्रश्न तो एक है, लेकिन इसके अंदर दो चीजें पूछी गई हैं। क्या क्या? कि किस प्रकार की पुस्तकें त्याज्य हैं, पहले तो ये बताना पड़ेगा हमें। तो ऊपर साफ साफ लिखा हुआ था कि उसी प्रकार बुरी पुस्तकें क्या है? अनिष्टकारक है। ऐसी निम्न श्रेणी की पुस्तकें त्याज्य हैं। देखिए, सिंपल सी बात है कि इसका उत्तर इसके अंदर बिल्कुल स्पष्ट तौर पर नहीं दिया गया है, बल्कि इसके उत्तर की पहचान हमें इस प्रथम लाइन से करनी पड़ेगी कि जिस प्रकार अच्छे ग्रंथ मानव कल्याण के वाहक हैं, उसी प्रकार बुरी पुस्तकें उतनी ही अनिष्टकारी हैं। तो कुल मिलाकर के किस प्रकार की पुस्तकें त्याज्य हैं? जो क्या करें? मानव कल्याण की वाहक न हो। मतलब हमें अच्छी प्रकार की पुस्तकों से बुरी प्रकार की पुस्तकों वाला उत्तर मिला कि मानव कल्याण के वाहक जो पुस्तकें न हो, जो मानव कल्याण न करती हो, उसके ज्ञान का विकास न करती हो, उसकी चिर पिपाशा को शांत न करती हो, और जो मानवीय गुणों का विकास न करती हो, ऐसी पुस्तकें क्या होती हैं? त्याज्य होती हैं, छोड़ देने के लायक होती हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर साफ लिखा हुआ है वो अनिष्टकारक हैं। उनसे किसी का भला नहीं हो सकता। उनसे केवल क्या होता है? नुकसान होता है। मानव के गुणों का विकास नहीं होता, उसके अवगुणों का विकास होता है। उसके अंदर बहुत सी बुरी धारणाएं जन्म ले लेती हैं। तो यहां पर दो प्रश्न थे। कई बच्चे क्या करते हैं कि या तो केवल प्रथम चीज का उत्तर लिखते हैं कि किस प्रकार की पुस्तकें त्याज्य हैं, वो केवल इस भर का उत्तर देके सोच लेते हैं कि मेरा प्रश्न का उत्तर पूरा हो गया। नहीं बच्चों, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। अगर यहाँ पर दो प्रश्न पूछे गए हैं कि किस प्रकार की और क्यों, तो हमें दोनों का ही उत्तर देना पड़ेगा कि किस प्रकार की पुस्तकें छोड़ देने के लायक हैं और वो क्यों छोड़ देने के लायक हैं, वो चीज भी हमें यहाँ पर बिल्कुल स्पष्ट करनी पड़ेगी। तभी जाकर इस प्रश्न की जो वैल्यू होगी, मान लो ये 2 नंबर का है, तो तभी हमें जाकर के पूरे 2 नंबर मिल पाएंगे। अगर हम पहले का ही वर्णन करके आ गए तो हमें केवल 1 ही नंबर मिल पाएगा, क्योंकि हमने दूसरे प्रश्न का उत्तर तो दिया ही नहीं। तो फिर वही बात, हमें प्रश्न को बहुत ध्यान से पढ़ लेना चाहिए कि हो सकता है प्रश्न के अंदर ही 2 प्रश्न हो, किस प्रकार, क्यों। 3 प्रश्न हो सकते हैं और भी बात कर लें, और भी कोई बात पूछ लें। तो जितने भी 5 बात हमारे प्रश्न के अंदर पूछी गई, उन सब बातों का जवाब हमें देना चाहिए। और इसके साथ साथ हमने इस तीसरे प्रश्न में यह भी देखा कि कई बार हो सकता है प्रस्तुत के द्वारा हमसे अप्रस्तुत पूछ लिया जाए। मतलब जो चीज दी गई है उसी को सहायता लेकर के, उसी की मतलब हम उसी चीज को साधन के रूप में प्रयोग करके किसी प्रश्न का उत्तर भी देने में समर्थ हों। इतनी समझ भी हमारे अंदर होनी चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हो सकता है जो प्रश्न का उत्तर है वो हमें अपने दिमाग से देना हो, लेकिन दिमाग जो लगाना होता है, जो यहाँ पर लाइन दी होती है, उसमें कुछ संकेत दिए होते हैं। उन्हीं संकेतों के माध्यम से हमें अपने उत्तर तक पहुंचना होता है, वास्तविक उत्तर तक। जैसे इसमें था कि त्याज्य पुस्तकें कौन कौन सी हैं, तो यहाँ पर केवल हम ये लिखें कि बुरी पुस्तकें त्याज्य हैं, नहीं, पहले बुरी पुस्तकें बताएंगे भी बुरी पुस्तकें होती कौन सी हैं। और होती कौन सी हैं? जो अच्छी पुस्तकें जैसी न हो, मतलब जो ये काम न करती हो, मानव कल्याण की वाहक न हो, ऊपर जो हमने निशान लगाए थे वैसी न हो। तो बच्चों, इस तरह से हमें कुछ अप्रत्यक्ष पर पहुंचना पड़ता है। किसकी सहायता से? प्रत्यक्ष की सहायता से, दिए गए संकेतों की सहायता से। तो उसके लिए भी हमें यहाँ पर बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पर जो मौजूद था उस प्रश्न को मैंने काट दिया, क्योंकि वो आपसे संबंधित नहीं आएगा, क्योंकि ये एक अलग चीज है कि इसमें लिखा था उपयुक्त गद्यांश का 1/3 सार लिखिए। देखिए, सार लिखना एक कला होती है, लेकिन अपने अपठ्य गद्यांश में ऐसा कुछ आने वाला नहीं है। अपने शीर्षक ही पूछते हैं इसके स्थान पर, इसलिए मैंने एक अलग प्रश्न लिया जो बहुत बार आता है और अधिकतर मिल ही जाता है। क्या? कि ग्रंथ रतन का समास विग्रह कर समास का नाम लिखें। अब आप देख रहे होंगे कि व्याकरण का प्रश्न कहां से आ गया। तो बच्चों, ये वास्तविकता है कि हमारा जो गद्यांश होगा उसके अंदर पक्का कोई न कोई व्याकरण संबंधित प्रश्न मिलेगा, और वो व्याकरण कुछ भी हो सकती है, कहीं से भी हो सकती है, छोटी से छोटी लेके बड़ी से बड़ी। मतलब शब्द, पद, वर्ण, वाक्य, समास, संधि, उपसर्ग, प्रत्यय, कुछ भी
किसी भी प्रकार से वो आपसे पूछा जा सकता है। इसके अलावा किसी चीज का पर्यायवाची, उसका विलोम, उसका समानार्थी, उसका अनेक शब्दों का एक शब्द, किसी भी प्रकार से आपके व्याकरण का कोई भी प्रश्न आ सकता है। और उसके लिए कोई भी मतलब जैसे पुस्तकालय आ गया, मान लो पुस्तकालय है कि पुस्तकालय में कौन सा समास है कि पुस्तकों का आलय या पुस्तकों के लिए आलय, मतलब तत्पुरुष समास है यहाँ पर। तो ये चीज भी आपके लिए आ सकती है। सदग्रंथ के अंदर उपसर्ग और मूल शब्द अलग अलग कीजिए, तो सत प्लस में ग्रंथ, हमें इस प्रकार से उत्तर देना पड़ेगा। ठीक है, तो सत्यम शिवम सुंदरम ये चीजें हैं, ये बता सकते, पूछ सकते हैं कि इसके अंदर अलंकार कौन सा है, इसमें कौन सा अलंकार है हमारा, इसमें अनुप्रास अलंकार है। तो इस तरह से क्या होता है, हमसे व्याकरण की कोई भी चीज पूछी जा सकती है। तो वही चीज मैंने पूछी कि ग्रंथ रत्न का समास विग्रह करके समास का नाम लिखें। तो ग्रंथ रत्न आप जानते होंगे कि रतन रूपी ग्रंथ, कि रतन के समान है जो ग्रंथ, मतलब जो ग्रंथ किसके समान है, रतन के ग्रंथ, रतन के समान। मतलब जैसे हमारे रत्न होते हैं, सोना चांदी है, जवाहरात होते हैं, पन्ना होता है, ऐसे ही मतलब अनमोल ग्रंथ है हमारे, वो क्या है, वो हमारे रतन के समान है। तो कुल मिलाकर रतन के समान ग्रंथ या रतन रूपी ग्रंथ, इसका ये विग्रह हो जाएगा। और समास कौन सा है हमारा, कर्मधारय समास है, क्योंकि रूपी का प्रयोग हुआ और इसके अलावा जो है यहां पर उपमेय उपमान की संभावना दिखाई गई। और जिसमें उपमेय उपमान की संभावना हो उसके अंदर अलंकार कौन सा होता है, उसमें कर्मधारय समास होता है। तो इसका विग्रह क्या होगा, रतन रूपी ग्रंथ या रतन के समान ग्रंथ। और समास का नाम क्या बना, कर्मधारय समास। अब हम क्या करते हैं, अपने अंतिम प्रश्न की तरफ चलते हैं। अंतिम प्रश्न है, रेखांकित पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। देखो ऊपर बिल्कुल रेखांकित है, ये तो मैंने खींची रेड कलर से, लेकिन नीचे ऊपर जो है ब्लैक रंग से ये पहले ही अंडरलाइन है कि इस पंक्ति का क्या कीजिए, आशय स्पष्ट कीजिए। और इसकी वैल्यू मान लो दे दी 2 नंबर की, कि ये 2 नंबर का है। तो सबसे पहली बात तो हमें ये देखना है कि इस पंक्ति का मतलब कहने का तात्पर्य क्या है, कहना क्या चाह रहे हैं इस पंक्ति के अंदर। तो मैंने जब आपको पढ़ाया तब भी समझाया था कि अच्छे ग्रंथ जो होते हैं मानव समाज की अमूल्य निधि होते हैं। अमूल्य होती है अनमोल, जिनका कोई मोल नहीं हो, और निधि होता है खजाना, भंडार। कि जो अच्छी पुस्तकें हैं वो वास्तव में हमारे समाज को आगे बढ़ाने में बड़ी सहायक होती हैं, और उनकी होड़ कोई और चीज नहीं कर सकती है। क्योंकि अधिकतर विद्वान क्या करते हैं, इन्हीं पुस्तकों को पढ़ करके अपनी विद्वत्ता हासिल करते हैं। इन पुस्तकों के अंदर पता नहीं कितना अनंत ज्ञान भंडार भरा हुआ है। ठीक है, तो इसी कारण ये सब चीजें क्या है, ये सदग्रंथ, ये अच्छे ग्रंथ, देखिए कितनी पुरानी चीजें आज हमारे काम आती हैं। कहाँ कितनी वर्षों साल पुरानी चीजें, वो साधन, वो विचार, वो शिक्षाएं, वो नीतियां आज हमारे लिए काम की हैं। तो यही चीज इसके अंदर बताई गई हैं। ऐसे ही आपको इसका उल्लेख कर देना है, बताना है कि इसका तात्पर्य क्या है। लेकिन उल्लेख करते समय एक बात हमें ध्यान रखनी है कि शब्द सीमा का भी ध्यान रखना है। यह ना कि हम ज्यादा विस्तार करते करते इतना बड़ा रूप धारण करवा दें अपने उत्तर का कि वो बहुत बड़ा हो जाए और पढ़ने में बोरिंग लगे। नहीं, बिल्कुल सटीक शब्दों में बड़ा ही अच्छा और निचोड़ से युक्त, और ऊपर से नंबर भी ध्यान रखना चाहिए। अगर 1 नंबर का होता तो और ज्यादा संक्षिप्त होता, लेकिन 2 का है तो थोड़ा और विस्तार कर दें इसका। और इसके लिए सबसे पहले नियम बना होगा, आपके सामने ही पेपर में लिखा होगा कि 2 नंबर के प्रश्न के लिए इतने जो उत्तर के मतलब इतने शब्दों से युक्त उत्तर जो होगा अपने आप में उचित होगा। तो उतने शब्दों में ही आप क्या करें, उसका उत्तर दें। तो बच्चों ये था हमारा क्या, अपठित गद्यांश। मैं आशा करता हूं आपकी समझ में आया होगा। मैंने हर प्रश्न पर जाकर हर तरीके की इसमें अंदर जो सावधानियां होती हैं उसके बारे में बताया। एक और सावधानी सुने कि जब हम पूरा पेपर अपना कर लें तो लास्ट में इस पर वापस आएं और देखें कि क्या हमने पूरा कर लिया। क्योंकि कई बार बच्चे क्या होते हैं कि किसी प्रश्न को बाद के लिए छोड़ देते हैं कि मैं बाद में करूंगा, लेकिन समय का अभाव होता है लास्ट में, तो बच्चे क्या करते हैं उसको नोटिस नहीं कर पाते और छोड़ के आते हैं। जब बाद में पता लगता है कि यार मेरे से ये छूट गया, और तब उनको बड़ा पश्चाताप होता है। लेकिन अगर उसी समय एक बार हम जांच कर ले कि हमने पूरा कर लिया या नहीं कर लिया, तो ये चीज हमारे लिए बड़ी सहायक होगी और अच्छे नंबर हमारे आएंगे। तो इस तरह से कुछ विशेष बातों को ध्यान में रख करके हम अपने अपठित गद्यांश को हल कर सकते हैं, जो मैंने आपके सामने दिखा भी दी हैं कि वो चीजें ये हैं। हर चीज बारी बारी से वही समझाई गई है जो मैंने आपको गद्यांश के बीच में समझाई थी। वो पूरी की पूरी चीज यहाँ लिखित के रूप में भी है। हो सकता है मेरी बात कहने से समझ में न आई हो तो आपको बताने से समझ में आ जाए। वो उसका फर्स्ट पार्ट था, और इधर जो है उसका ये सेकेंड पार्ट है जो मैंने लिखा हुआ है। तो ये चीज जो है, ये जो सब बातें हमें उसके अंतर्गत ध्यान रखनी चाहिए, जिससे हमारे पूरे के पूरे नंबर आए और हमारा एक नंबर भी न कटे। तो बच्चों अगर समझ में न आया हो तो फिर से इसको देखिए, ध्यान से कीजिए। मैं फिर कहता हूं बड़ा ही आसान होता है ये, और बड़ी आसानी से हम इसमें पूरे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। बस थोड़ी सी सावधानियां रखें जो बताई गई हैं।
खुश रहें, अपने आप को स्वस्थ रखें और अपनी पढ़ाई भी जारी रखें।